ओके, तो अपने को अब चैप्टर 8 स्टार्ट करना है। चैप्टर का नाम है डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। पर इसमें अपन बेसिक और भी कुछ चीज़ें समझेंगे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स को स्टार्ट करने से पहले। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट चैप्टर का नाम इसलिए है क्योंकि ये वो स्टेटमेंट्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे किसी तरह का डिसीजन लेने में। आपके डिसीजन के बेसिस पे डिसाइड होगा कि कौन सा वाला पोर्शन अब नेक्स्ट कंटिन्यू करना है, मतलब कौन से स्टेटमेंट्स चलाने हैं, सेट ए चलाना है या सेट बी चलाना है। इसीलिए इस चैप्टर का नाम है डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स। तो डिसीजन मेकिंग के लिए जो स्टेटमेंट्स काम में आते हैं वो मेनली अपने पास में है इफ एल्स और स्विच। इन दो का अपन काम मतलब इन दो को अपन यूज में लेते हैं। थर्ड आपका कंडीशनल ऑपरेटर का यूज करके भी आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हो। So these three things will be covered in this chapter basically. But before continuing, let's know something about block. अब ये ब्लॉक क्या चीज़ होती है? देखो, आप जब भी एक प्रोग्राम बनाते हो, एक प्रोग्राम के अंदर आप यूजुअली एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स का यूज़ करते हो। कभी भी आपको अपने प्रोग्राम में एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स अगर लिखने हैं तो आपको एक ब्लॉक बनाना कंपलसरी होता है। कुछ जगहों पे ब्लॉक बनाना कंपलसरी है और कुछ जगहों पे ब्लॉक्स बनाना ऑप्शनल है, ठीक है। कंपलसरी कहाँ है? तो जैसे अभी अपन लोग जैसे एक सिंपल प्रोग्राम बनाते हैं, मैंने क्लास बनाई, तो क्लास के अंदर जितने स्टेटमेंट्स लिखने हैं वो ऑब्वियसली एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स होने वाले हैं। सो दैट्स वाई व्हाट वी डू इज हम बेसिकली यहाँ पे भी एक ब्लॉक बनाते हैं। ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रेस दिस टुगेदर इज नोन एज अ सिंगल ब्लॉक, इसे एक ब्लॉक कहेंगे। एक ब्लॉक के अंदर दूसरे ब्लॉक्स हो सकते हैं, उस ब्लॉक के अंदर और दूसरे ब्लॉक्स हो सकते हैं, उसके अंदर और 4 6 5 8 10 ब्लॉक्स हो सकते हैं। देयर कैन बी एनी नंबर ऑफ ब्लॉक्स। ब्लॉक्स की नेस्टिंग हो सकती है, ब्लॉक्स के अंदर ब्लॉक्स हो सकते हैं, ब्लॉक्स के अंदर बहुत सारे ब्लॉक्स हो सकते हैं। सो ब्लॉक की कहानी तो आपको समझ में आई। अब क्लास बनाना है तो क्लास का भी ब्लॉक होता है, हम उसको क्लास की बॉडी कहते हैं बेसिकली। ऐसे मेथड बनानी है, अभी अपन ने मेन मेथड बनाई, आगे हमारा चैप्टर आएगा जब मेथड्स वाला, तब हम ये भी सीखेंगे कि हम हमारे प्रोग्राम में एक से ज़्यादा मेथड्स बना सकते हैं। पर जब भी अपन मेथड बनाते हैं तो मेथड का भी ब्लॉक बनता है, मतलब मेथड की भी एक बॉडी होती है, ठीक है। तो वो सारी बातें अपन उस समय पे कवर करेंगे जब अपन मेथड पढ़ेंगे, मेथड से रिलेटेड। लेकिन अभी फिलहाल में इतना समझे कि कुछ चीज़ों के लिए ब्लॉक बनाना कंपलसरी, जैसे क्लास के लिए, मेथड के लिए। अब मेथड के अंदर ब्लॉक्स बनाना कंपलसरी नहीं है, लेकिन आप चाहो तो जितने चाहो उतने ब्लॉक्स बना सकते हो। इट्स योर चॉइस, आपको जितने ब्लॉक्स बनाने, बस ध्यान इतना रखना है कि हर ओपनिंग का क्लोजिंग देना है आपको। ओके, ये एक ब्लॉक हो गया, ये दूसरा ब्लॉक हो गया, इस ब्लॉक के अंदर एक और ब्लॉक बना दिया। अच्छा, अभी फिलहाल में दीज ब्लॉक्स आर एम्प्टी, ये अभी खाली हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, इट इज टोटली अलाउड इन जावा। ओके, लेट्स कंपाइल द प्रोग्राम, नो एरर। लेट्स रन द प्रोग्राम, नो एरर। कुछ प्रिंट स्टेटमेंट कुछ भी नहीं है तो आउटपुट में कुछ नहीं आया। बट बेसिकली व्हाट वी वांट टू सी इज कि क्या कंपाइलर इस जगह कोई एरर देता है। इट हैजंट गिवन अस एनी एरर, कोई एरर नहीं आया यहाँ पे अपने को। सो इतनी चीज समझ में आई कि जितने चाहो उतने ब्लॉक्स बना सकते हो, जहां चाहो वहां ब्लॉक्स बना सकते हो, ठीक है। पर ब्लॉक बनाने का एक प्रॉपर तरीका भी, हाँ प्लीज ऐसे हर कहीं पे ब्लॉक्स नहीं बना सकते। धीरे धीरे प्रैक्टिस से आपको चीजें समझ में आएगी। मैं सारी चीजें एक साथ नहीं बताने वाला। अभी सिर्फ हम इतनी बात करते हैं कि एक क्लास की एक बॉडी बनती है, मतलब उसका एक ब्लॉक, ये पूरा क्लास का ब्लॉक है। ऐसे एक मेथड की एक बॉडी होगी, मतलब उसका भी सिर्फ एक ही ब्लॉक होगा। अब एक मेथड के अंदर आप जितने चाहो उतने ब्लॉक्स बना सकते हो, इट्स योर चॉइस, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए इतना समझना है। अब ब्लॉक्स का सिग्निफिकेंस क्या, यूसेज क्या है, क्यों काम की चीज है। ब्लॉक का काम होता है एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स को ग्रुप करने के लिए काम में आता है यूजुअली। जैसे हम अपनी अलमीरा के अंदर, हमारे कबर्ड के अंदर हमारे जो शेल्व्स होते हैं, वो शेल्व्स हमें बेटर ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करते हैं। कैसे? वो हमारी चीज़ों को, हमारे ऑब्जेक्ट्स, हमारे सामान की ग्रुपिंग करने में हेल्प करते हैं। इन द सेम वे यहाँ पे भी हमें, हमारे प्रोग्राम में हम बहुत सारे स्टेटमेंट्स लिखने वाले हैं। उन स्टेटमेंट्स की जब हमको किसी तरह से ग्रुपिंग करनी हो तो वी हैव ओनली वन वे एंड दैट इज ब्लॉक। ब्लॉक का यूज करके हम ग्रुपिंग करेंगे। अब इस ब्लॉक का कुछ नाम भी हो सकता है, किसी ब्लॉक को आप नाम भी दे सकते हो। जैसे ये वाला ब्लॉक जो है, इस ब्लॉक को मैंने नाम दिया, इस ब्लॉक का नाम है मेन। ब्लॉक को नाम दे दिया तो बेसिकली इट विल बिकम अ मेथड। बिल्कुल हम ऐसा बोल सकते हैं उस चीज को। आप ब्लॉक को अगर नाम देते हो तो वो बन जाती है एक मेथड। और कुछ ब्लॉक होते हैं जिनका कोई नाम नहीं होता, ठीक है। जैसे ये ब्लॉक्स बनाए मैंने, इनका कोई नाम नहीं। सर इनका सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है, इनका सिग्निफिकेंस अभी अपने को समझ में आएगा। अभी जैसा हमने यहाँ पे देखा कि क्लास का ब्लॉक बनाना कंपलसरी है, तो सर अगर हम क्लास का ब्लॉक अलग हटा दें तो क्या होगा?
सो लेट्स सी, है ना, इसको मैं कंपाइल करता हूँ, मैंने यहाँ पे कंपाइल करा तो उसने खुद ने एरर दे दिया लाइन नंबर 1, मतलब क्लास डेमो, जैसे ही आपने क्लास बनाई, क्लास का अब ओपनिंग ब्रैकेट होना चाहिए था, इट वाज एक्सपेक्टेड, तो यहाँ लिखा हुआ आ रहा है एक्सपेक्टेड, और इसीलिए उसने एरर दे दिया। अच्छा, अब ये वाला ब्लॉक जरूरी नहीं है कि आप नेक्स्ट लाइन पे ही बनाओ, यू कैन डेफिनेटली राइट दिस ब्लॉक हियर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल इन दिस वर्ल्ड, कुछ लोग जो ओपनिंग और क्लोजिंग ब्लॉक दोनों एक दूसरे के नीचे अलाइंड रखते हैं ताकि मैच करना इजी हो, मैं प्रेफर ये करता हूं, इससे क्या होता है हमें ब्लॉक्स मैच करना इजी हो जाते हैं। मेजोरिटी टाइम्स लोगों को अपने प्रोग्राम में जो एरर होती है वो एरर मेनली दो एरर्स जाती हैं। पहला, उसके ब्लॉक्स की ओपनिंग और क्लोजिंग मिसमैच हो रही है ना, बराबर मैच नहीं हो रहे हैं, जितने ओपनिंग लगा है उतने क्लोजिंग नहीं लगा है, या जितने क्लोजिंग है उतने ओपनिंग नहीं है, जो भी मतलब बैलेंस्ड नहीं। सेकंड इशू है सेमीकॉलन, आपका सेमीकॉलन मिस कर रहे होते हो आप लोग। मेजोरिटी टाइम पे बच्चों के प्रोग्राम्स में जो इश्यूज जाते हैं उस चीज के, बच्चों नहीं सॉरी, किसी के भी प्रोग्राम में, बड़े से बड़े लोगों के प्रोग्राम में सबसे मेन इश्यूज ये जाते हैं। सो मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट आई प्रेफर इज कि ओपनिंग को क्लोजिंग के नीचे लगाओ, ठीक है, तो आपके लिए मैच करना आसान, आपको देखना इजी है, देखो बिल्कुल दिख रहा है कि इसका क्लोजिंग लगाया है कि नहीं लगाया, मैंने क्लियरली विजिबल होता है हमेशा कि आपने ओपनिंग का क्लोजिंग लगाया कि नहीं। ओके, सो जावा इज अ फ्री फ्लो लैंग्वेज, जैसे अपन ने पहले बात करी थी, आप इस पूरे प्रोग्राम को एक लाइन में लिख सकते हो, पूरा प्रोग्राम एक सिंगल लाइन में आ जाएगा। ओके, एक बार मैंने आपको कंपाइल और रन करके भी दिखाया है बिलीव, और एक आध बार देख लेंगे। एनीवेज, सो अभी हम यहाँ पे ब्लॉक बना रहे हैं। ब्लॉक का सिग्निफिकेंस पहला तो समझ में आया कि ब्लॉक इज यूज टू ग्रुप वन और मोर स्टेटमेंट्स। सेकंड, ब्लॉक और किस चीज के काम में आता है, या ब्लॉक से और क्या डिफरेंसेस पड़ते हैं, तो बहुत ध्यान से देखें। मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया है इंट a इज इक्वल टू 10, ठीक है। अब मैं इस वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करना चाहता हूं, तो मैंने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ए की वैल्यू प्रिंट कर रहा हूं। लेट्स ट्राई टू प्रिंट दिस वैल्यू फ्रॉम इनसाइड अनदर ब्लॉक, यहां से उसके अंदर एक और ब्लॉक है, उसमें से प्रिंट करके देखते हैं होती है क्या, ठीक है। ये सब ब्लॉक खत्म हो गए, इसके बाद बाहर से होती है क्या, बिल्कुल एंडिंग में होती है क्या, कहीं पे भी नहीं होगी, तो ये अपने को कंपाइल टाइम एरर दे देगा, ठीक है। अभी इतनी चीज ध्यान रखें, अगर आपने कोई सा वेरिएबल जिस भी ब्लॉक में बनाया, जैसे इस ब्लॉक में बनाया, तो इस ब्लॉक के अंदर जहां पे भी उसे बनाया है, उसके बाद उसको हर जगह एक्सेस किया जा सकता है। जहां बनाया है उसके बाद से कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हो, पर सिर्फ विद इन दैट ब्लॉक। जिस ब्लॉक में बनाया है सिर्फ उसी ब्लॉक में, समझना। अभी और अच्छे समझाऊंगा उस चीज को, डोंट वरी। अभी तो देखो सब तरफ एक्सेसिबल है, क्योंकि अभी हमने बनाया यहां था, और एक्सेस भी हम अंदर ही सब जगह कर रहे हैं। बट व्हाट इफ मैंने इसको डिक्लेयर इस ब्लॉक के अंदर किया होता, दिस स्टेटमेंट इज नोन एज वेरिएबल डिक्लेरेशन विथ इनिशियलाइजेशन, एग्जैक्टली, ठीक है। वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं इनिशियलाइजेशन के साथ में। ये वर्ड्स भूलना मत, मैं इसलिए बार बार आप लोगों को बोलता रहता हूं, क्योंकि आपको जब तक टर्मिनोलॉजीज क्लियर नहीं होंगी, आप बुक में से खुद से पढ़ नहीं पाओगे कभी भी, या खुद से आगे दूसरी लैंग्वेजेस सीख नहीं पाओगे। तो टर्म्स आपको बोलना आना चाहिए। ये स्टेटमेंट क्या है, दिस इज अ वेरिएबल डिक्लेरेशन स्टेटमेंट टुगेदर विथ इनिशियलाइजेशन भी हो रहा है इसी स्टेटमेंट में। ओके, तो मैंने वेरिएबल को डिक्लेयर करा है इस वाले ब्लॉक में। अब जिस ब्लॉक में करा, डेफिनेशन के हिसाब से जिस ब्लॉक में करा है, ओनली विद इन दैट ब्लॉक इट विल बी एक्सेसिबल, उस ब्लॉक के बाहर वो एक्सेसिबल नहीं होने वाला। मतलब मैंने यहां डिक्लेयर करा है तो यहां एक्सेस कर सकता हूं, उसके अंदर वाले ब्लॉक्स में एक्सेस कर सकता हूं, पर जैसे इस ब्लॉक के बाहर आए, यहां पे एक्सेस नहीं, यहां पे नहीं, और स्टार्टिंग में तो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि डिक्लेयर ही यहां किया है, तो पहले एक्सेस कैसे कर सकता मैं उसको, ठीक है। तो लेट्स सी एरर्स कहां कहां आ रहे हैं, ठीक है। लाइन नंबर 6 एज एक्सपेक्टेड, लाइन नंबर 6 पे एरर, देन लाइन नंबर 14 एंड लाइन नंबर 18 पे आना चाहिए, लाइन नंबर 14 एंड लाइन नंबर 18 पे, ठीक है। हर जगह एरर सेम आएगा कि सिंबल नॉट फाउंड, कैन नॉट फाउंड सिंबल, मतलब उसको ए नाम का वेरिएबल मिला ही नहीं, ए नाम की चीज मिली ही नहीं उसको, आपने ए किसका नाम दिया उसको नहीं पता। सो आर वी क्लियर कि वेरिएबल जिस ब्लॉक में बनाते हैं सिर्फ उसी ब्लॉक के अंदर एक्सेसिबल होता है। इतनी चीज समझ में आ गई क्या? यस? किसी को कंफ्यूजन्स? ओके, और ट्राई करते हैं। मैंने यहां पे एक वेरिएबल बनाया, इसकी वैल्यू दी है 20, अंदर एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम दिया 10।
अब यहां पे जैसे ही आप लाइन नंबर 8 पे आए, आपने एक और वेरिएबल डिक्लेयर करा जिसका नाम आपने सेम दे दिया ए। दिक्कत क्यों जाएगी? अलाउ कर देना चाहिए उसको। दिक्कत कब जा रही है? जब मैं यहां पे प्रिंट कर रहा हूं ए को, इस टाइम उसको समझ में नहीं आएगा कि ये वाले ए की वैल्यू प्रिंट करूं या इस वाले ए की वैल्यू प्रिंट करूं, क्योंकि अब इस जगह पे, अब इस स्कोप में, अब इस एरिया में या इस कमरे के अंदर, इस रूम के अंदर देयर आर टू वेरिएबल्स बाय द नेम ए। सो दैट्स व्हाई जावा डजंट अलाउ यू टू डिक्लेयर टू वेरिएबल्स बाय द सेम नेम इन द सेम स्कोप। एक ही एरिया में दो लोगों का नाम सेम नहीं हो सकता। सर एरिया तो अपना अलग अलग है ना। एरिया अलग से मतलब, देखो इस जगह पे, इस जगह की बात करो, इस वाले स्टेटमेंट पे, इस वाली जगह पे ये वाला ए भी एक्सेसिबल है और ये वाला ए भी एक्सेसिबल है। तो इस जगह किसी तरह की एम्बिग्युइटी होने वाली है, मतलब उसको दिक्कत होगी समझने में कि कौन से वाले को एक्सेस करूं। इसलिए जावा डजंट अलाउ यू टू डिक्लेयर टू वेरिएबल्स बाय द सेम नेम इन द सेम एरिया, या सेम स्कोप बोल रहे हैं अपन, उसको एरिया वर्ड यूज ना करते हुए लेट्स टर्म इट एज स्कोप। स्कोप का मतलब क्या होता है? स्कोप का मतलब, जैसे मैंने ये ए नाम का एक वेरिएबल बनाया, अब ये ए वेरिएबल कहां कहां तक एक्सेसिबल है, कौन कौन कहां कहां से इसको एक्सेस कर सकता है। क्या यहां पे एक्सेसिबल है, क्या अंदर वाले ब्लॉक्स में एक्सेसिबल है, क्या बाहर से यहां से एक्सेसिबल है। जहां जहां तक वो एक्सेसिबल है दैट विल बी नोन एज इट्स स्कोप। अब एक तरह से इस ए का स्कोप है ये पूरा जगह, इस पूरे एरिया के अंदर, इस पूरे एरिया में दिस ए इज एक्सेसिबल। एंड अब अपन बात करें कि ये इसका स्कोप है, तो अब दूसरी चीज समझो। ओके, अब दूसरी चीज समझो। मैंने आप लोगों को ये चीज कही अभी कि जैसे आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर करा, तो जो भी वेरिएबल डिक्लेयर करा है और कहां वो डिक्लेयर किया गया है, जिस जगह वो डिक्लेयर किया गया है उस जगह से उसका स्कोप डिसाइड होता है। स्कोप मतलब कि वो कहां कहां पे यूज किया जा सकता है, कौन कौन उसको एक्सेस कर सकता है। आप एक वेरिएबल के स्कोप में, जैसे इस ए वेरिएबल का स्कोप है इतना, अभी इस स्कोप में आप दूसरा वेरिएबल सेम नाम का नहीं बना सकते। सिंपल सा रूल है। ओके, अभी एक एग्जांपल और दे रहा हूं छोटा सा। मान लो अभी मैंने इस वेरिएबल को यहां से रिमूव कर दिया। अब मैंने इस वाले वेरिएबल को डिक्लेयर किया है यहां पे, ठीक है। करा किस ब्लॉक के अंदर है? करा तो इस बाहर वाले ब्लॉक में ही उसको डिक्लेयर है, लेकिन करा कब है? इतने स्टेटमेंट्स के बाद। सो ध्यान से, अब इसका स्कोप क्या है? अब इसका स्कोप है जहां डिक्लेयर करा है वहां से एंड ऑफ द ब्लॉक तक, जिस भी ब्लॉक में उसको डिक्लेयर करा है उस ब्लॉक के एंड तक उसका स्कोप है। सो दिस ए विल ओनली बी एक्सेसिबल। अब ये ए एक्सेसिबल है सिर्फ डाउनवर्ड्स, सिर्फ नीचे की तरफ, ऊपर यहां पे कहीं पे भी एक्सेसिबल नहीं होगा। सो इट विल अगेन थ्रो अस एन एरर। कंपाइल करा, ये एरर आ गया, ठीक है। 3 एरर्स आए, लाइन नंबर 6, लाइन नंबर 8 और लाइन नंबर 10। 6, 8 एंड 10। ओके, ठीक है। अब थियरी पे चलते हैं थोड़ी सी। अ ब्लॉक इज जस्ट अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स एनक्लोज्ड इनसाइड अ पेयर ऑफ ब्रेसेस। ये इसकी डेफिनेशन है। डेफिनेशन याद नहीं करनी, पूछेंगे नहीं, समझने की चीज है सिर्फ। फॉर्मेट ऑफ ब्लॉक, ब्लॉक कैसे बनाते हैं? तो सिंपली बस ओपनिंग कर्ली ब्रेस, क्लोजिंग कर्ली ब्रेस लगाया और बीच में स्टेटमेंट्स लिख दिए। एम्प्टी ब्लॉक क्या होता है? एम्प्टी ब्लॉक मतलब जिस ब्लॉक के अंदर आपने कोई स्टेटमेंट लिखा उसे एम्प्टी ब्लॉक कहते हैं। क्या एम्प्टी ब्लॉक कुछ काम का है? बिल्कुल। आप आगे जब जैसे जैसे अपन प्रोग्रामिंग करेंगे, अपन कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब आपको समझ में आएगी चीज़ कि कुछ बेसिक जगह हो सकती है जहाँ पे अपने को ब्लॉक को एम्प्टी रखने में समझदारी होती है कभी कभी, ठीक है। तो जावा हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम लोग एम्प्टी ब्लॉक्स बना सकें। वाई वी नीड देम, हमें इनकी ज़रूरत क्यों है? इस ब्लॉक की आखिर ज़रूरत ही क्यों है? द ब्लॉक इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्ड स्टेटमेंट. Its purpose is simply to group a sequence of statements into a single statement. Block statements usually occur inside other statements. कहने का मतलब है कि ब्लॉक अपने को आमतौर पे ऑर्गेनाइज करने के लिए प्रोग्राम को स्ट्रक्चर्ड करने में, प्रॉपर स्ट्रक्चरिंग करने में हेल्प करता है। और आमतौर पे हम जो ब्लॉक बनाएंगे वो ब्लॉक किसी न किसी स्टेटमेंट का पार्ट होगा। किस स्टेटमेंट का? देखते हैं। पहली चीज, देयर आर फ्यू प्लेसेस वेयर ब्लॉक इज रिक्वायर्ड या कंपलसरी। कहाँ कहाँ पे कंपलसरी? अभी अभी देखा हमने, क्लास का ब्लॉक बनाना कंपलसरी। उस ब्लॉक को क्लास की बॉडी भी कहते हैं, या वो पूरी क्लास की डेफिनेशन, पूरी क्लास की डेफिनेशन कंप्लीट होती ही तब है अपन बोलेंगे कि यहाँ पे हमने ये क्लास बनाई है, क्लास डिफाइन करी है, इफ इस क्लास की बॉडी भी साथ में मौजूद है तो ही हम बोलेंगे कि दिस इज द क्लास डेफिनेशन।
ओके, सो क्लास की बॉडी समझ में आई, ऐसे मेथड की बॉडी भी होती है, ऐसे ही स्विच स्टेटमेंट हम अभी जब पढ़ेंगे उसकी भी बॉडी होगी, वो भी कंपलसरी है बनाना। इफ एल्स, वाइल, फॉर, डू वाइल, ये जो भी हम पढ़ेंगे इन सबके भी ब्लॉक बनाना कंपलसरी होंगे, कंडीशंस अप्लाई कंपलसरी होंगे ओनली अगर आप इन स्टेटमेंट्स में एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स लिखते हो तो। मतलब अगर इफ वाली कंडीशन ट्रू है और आपको एक नहीं, दो नहीं, 4 या 5 स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करवाने हो तो उस केस में हमको उनको ब्लॉक के अंदर एनक्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ही हम इफ एल्स पढ़ेंगे और क्लैरिटी आएगी इसी बात में। अभी सिर्फ इतना समझें कि इन सबके भी ब्लॉक्स बनाना कंपलसरी हैं, हम हैबिट डाल के रखेंगे इन सबके ब्लॉक्स बनाने की। ठीक है, अगर आप इनके अंदर सिर्फ एक एक सिंगल स्टेटमेंट लिखते हो तो ब्लॉक को अवॉइड किया जा सकेगा, है ना। हमने देखा ही ब्लॉक का काम क्या है, ब्लॉक का काम है ग्रुपिंग करना, एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स को ग्रुप करने में हेल्प करता है ब्लॉक, वैसे भी है ना, वही ज्यादा काम का है। तो अगर सिंगल स्टेटमेंट लिख रहे हो तो ब्लॉक की जरूरत नहीं है, इफ एल्स, वाइल, फॉर या डू वाइल में। स्विच में कंपलसरी है, मेन मेथड खाली छोड़ रहे हो तो भी ब्लॉक बनाना कंपलसरी है, क्लास खाली छोड़ रहे हो अंदर कुछ नहीं लिख रहे हो तो भी बनाना कंपलसरी। जैसे एग्जांपल यहां पे देखना, मैं अभी फिलहाल में मैं मेथड के अंदर की सारी चीजें अलग हटा रहा हूं और मेथड की बॉडी भी अलग हटा देता हूं, तो क्या अब यहां पे हमें कोई एरर आनी चाहिए? सो डेफिनेटली इट विल थ्रो अस एन एरर, क्योंकि मेथड की बॉडी बनाना कंपलसरी है। अगर मेथड की बॉडी नहीं बनाते हैं तो मेथड को एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर करना पड़ता है। तो यहां लिखा हुआ आया कि या तो सेमीकोलन लगा के इस मेथड को एब्स्ट्रैक्ट कर दो, यहां पे खत्म कर दो, यहाँ सेमीकोलन लगाओ और मेथड को एब्स्ट्रैक्ट डिफाइन करो। ठीक है, मान लो मैंने यहाँ पे सेमीकोलन लगा भी दिया तो भी फिर मेरे को एक अगला एरर आएगा। ठीक है, इट विल अगेन थ्रो मी सम एरर। अब वो बोलेगा कि मिसिंग मेथड बॉडी, आपकी मेथड की कोई आपने बॉडी नहीं बनाई है, या तो मेथड की बॉडी बना दो और या फिर मेथड को एब्स्ट्रैक्ट बना दो। एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स क्या होती हैं 11th और 12th क्लास के अंदर पढ़ने को मिलेगा। अभी के लिए सिर्फ इतना जानना काफी है कि हमें मेथड की बॉडी बनानी है। ठीक है, बिना बॉडी के मेथड नहीं होगी फिलहाल में, है ना, हमें सिलेबस के हिसाब से इतना ही समझना है। सो कंपलसरी है क्लास के लिए, मेथड के लिए, ऐसे स्विच के लिए भी कंपलसरी, लेकिन इफ एल्स और वाइल फॉर जब हम आगे पढ़ेंगे, वाइल फॉर डू वाइल, यहां कंपलसरी नहीं होगा। ठीक है, जावा कोडिंग कन्वेंशन के हिसाब से जावा एक फ्री फॉर्मेट लैंग्वेज है, ये अपन ने पहले भी देखा, मतलब कि पूरा का पूरा प्रोग्राम आप सिंगल लाइन के अंदर, एक लाइन के अंदर पूरा प्रोग्राम बना सकते हो। ब्लॉक एंड वेरिएबल अपन ने स्कोप देखा, ब्लॉक के अंदर वेरिएबल नाम की अपन जो वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, ब्लॉक के अंदर हमने ये जो वेरिएबल डिक्लेयर करा, दिस टाइप ऑफ वेरिएबल इज पर्टिकुलरली नोन एज लोकल वेरिएबल। लोकल है, ये इस ब्लॉक के अंदर है, लोकल। ठीक है, शाजापुर के शाजापुर वाला व्यक्ति लोकल। ठीक है, तो दिस इज नोन एज लोकल। इस लोकल का मीनिंग समझें बस उस चीज को। So that's why these variables which is declared inside a block are known as local variables. तो सर और भी तरह के वेरिएबल्स होते हैं क्या? There are other 3 types of variables, और 3 तरह के वेरिएबल हैं, जिनमें से एक होते हैं पैरामीटर्स, जो यहाँ मेथड की पहली लाइन में डिक्लेयर किए जाते हैं, और मेथड के बाहर और क्लास के अंदर जो डिक्लेयर किए जाते हैं इस जगह पे, यहाँ पे जो भी वेरिएबल्स बनाएंगे वो होंगे इंस्टेंस वेरिएबल्स और क्लास वेरिएबल्स, वो 2 तरह के वेरिएबल्स और होंगे। तो टोटल देयर विल बी 4 टाइप्स ऑफ वेरिएबल। और हमने अभी जो देखा वो सिर्फ हमने अभी कौन सा देखा है? लोकल वेरिएबल। अभी हमें सिर्फ फोकस इसी पे करना है। जब सही समय आएगा तब मैं आपको सारे तरह के वेरिएबल्स पढ़ाऊंगा। जब मेथड्स पढ़ेंगे तब हम पैरामीटर्स के बारे में बात करेंगे। जब हम चैप्टर 1 पे आएंगे क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स पे 10th क्लास के, तब हम इंस्टेंस वेरिएबल्स और क्लास वेरिएबल्स पढ़ेंगे। सो अभी फिलहाल में अपन ने सिर्फ इतना समझा कि किसी भी ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर किया हुआ वेरिएबल, मेनली किसी भी मेथड के ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर किया हुआ वेरिएबल विल बी नोन एज अ लोकल वेरिएबल। ठीक है, नहीं तो ब्लॉक तो ये भी है, ये जो क्लास है इस क्लास का भी ये ब्लॉक है। अब इस क्लास के अंदर जो वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे वो लोकल वेरिएबल्स नहीं रहेंगे, दे विल बी नोन एज इंस्टेंस वेरिएबल्स और या फिर क्लास वेरिएबल्स। ठीक है, सो फिलहाल में अपने को इतना समझना है कि किसी मेथड के अंदर बनाए हुए वेरिएबल्स, ठीक है, दे विल बी नोन एज लोकल वेरिएबल्स, और उनका एक स्कोप होता है, उनका लिमिटेड स्कोप है। कितना है स्कोप? जहां डिक्लेयर करा वहां से एंड क्लोजिंग ब्रैकेट, जहां पे आपको इस ब्लॉक का क्लोजिंग ब्रैकेट मिलेगा वहां तक, है ना। बहुत डिटेल में आगे पढ़ेंगे, अपने को 10th में बहुत डिटेल में है, पर ये स्टार्टिंग है इसलिए समझा रहा हूं कि हर वेरिएबल का कोई स्कोप नाम की चीज होगी। हर वेरिएबल कहां कहां पे विजिबल है, एक्सेसिबल है, ये अपने को देखना रहेगा। सो इतनी कहानी आपको समझ में आई। अब सुटेबिलिटी, दिस इज परफेक्टली लीगल एंड इट इज गुड स्टाइल टू डिक्लेयर अ वेरिएबल इनसाइड अ ब्लॉक इफ दैट वेरिएबल इज यूज्ड नोवेयर एल्स बट इनसाइड द ब्लॉक।
अपन सुटेबिलिटी पढ़ रहे हैं किसकी, लोकल वेरिएबल की, कि लोकल वेरिएबल कहाँ पे काम में आता है या कब बनाना चाहिए। हमने आमतौर पे अभी तक जितने वेरिएबल बनाए सारे लोकल ही बनाए, हमने मेथड के अंदर ही डिक्लेयर करें, बाहर नहीं करें। सो हम यूजुअली मेथड के अंदर डिक्लेयर करते हैं ऐसे वेरिएबल्स जो आपको सिर्फ मेथड के अंदर ही काम में आने वाले हैं, मेथड के बाहर काम में नहीं लेने वाले, तो उन वेरिएबल्स को लोकल बनाना ज़्यादा फायदेमंद है, ज़्यादा सही है, ज़्यादा अच्छा है। लेकिन और अच्छे से ये बात आपको समझ में आएगी जब बाकी के 3 तरह के वेरिएबल्स पढ़ लेंगे और मेथड्स वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा अपना। ओके, तब तक के लिए बस इतना समझो। A variable declared inside a block is completely inaccessible and invisible from outside that block. किसी ब्लॉक में बनाया गया वेरिएबल उस ब्लॉक के बाहर एक्सेसिबल या विजिबल नहीं है। जैसे मैंने यहां पे एक वेरिएबल बनाया, मानो int b इज इक्वल टू 30, तो ये b नाम का वेरिएबल सिर्फ इस ब्लॉक के अंदर एक्सेसिबल होगा, मतलब यहां पे एक्सेस कर सकता हूं, यहां पे कर सकता हूं, ठीक है, बट आई कैन नॉट एक्सेस इट आउटसाइड, बाहर एक्सेस नहीं कर सकता। लाइन नंबर 17 पे एरर, ठीक है, कैन नॉट फाइंड सिंबल, सिंपल। ओके, when the computer executes the variable declaration statement, हमारा variable declaration statement जब भी कंप्यूटर चलाएगा तो it allocates memory to hold the value of the variable, ठीक है, जैसा हमने देखा पहले भी हम पढ़ चुके हैं। वेरिएबल डिक्लेरेशन का मतलब ही क्या होता है? वेरिएबल डिक्लेरेशन मींस, अपन ऐसा बोलते हैं उस चीज को, स्टेटमेंट को वापस बोल के बता रहा हूं कि क्योंकि ये स्टेटमेंट हमने लिखा है तो हम अपनी तरफ से बोल रहे हैं, आई डिक्लेयर दैट आई वांट 4 बाइट्स ऑफ स्पेस इन रैम टू एंड नेम दैट स्पेस एज ए। उस स्पेस को, उस जगह को हम ए नाम देना चाहते हैं, ठीक है। वेरिएबल का मतलब ही होता है नेम्ड मेमोरी लोकेशन, मेमोरी के अंदर, रैम के अंदर किसी लोकेशन को नाम देना। हमने नाम दिया ए, और लोकेशन कितनी बड़ी है तो 1 बाइट की नहीं, 2 बाइट की नहीं, 3 बाइट की नहीं, 4 बाइट की लोकेशन है, क्योंकि हमारा डेटा टाइप है इंट। यहाँ पे बाइट यूज करा होता तो 1 बाइट की जगह मिलती, शॉर्ट यूज करते तो 2 बाइट्स, इंट यूज करा है तो 4 बाइट्स, लॉन्ग यूज करते तो 8 बाइट्स, ठीक है। हर डेटा टाइप के हिसाब से साइज डिसाइड होती है। ओके, सो वेरिएबल डिक्लेरेशन स्टेटमेंट है ये। इफ दिस इज अ वेरिएबल डिक्लेरेशन स्टेटमेंट, इट अलोकेट्स मेमोरी टू होल्ड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, ठीक है। इसने रैम के अंदर अपने को जगह दिलवा दी, उस जगह का नामकरण संस्कार हो गया, उसका नाम पड़ गया ए, अब हम उसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं वैसे, पर ये मेमोरी मिल तो गई, जैसे ये वेरिएबल डिक्लेयर हुआ उसको मेमोरी मिल गई, लेकिन इससे मेमोरी वापस रैम को कब मिलेगी, मतलब ये मेमोरी फ्री कब होगी, या शॉर्ट में ये वेरिएबल डिलीट कब होगा। जैसे ही ये वेरिएबल अपने स्कोप के बाहर जाएगा ये डिलीट हो जाएगा। जैसे अभी ए वाला वेरिएबल कब डिलीट होगा, तो ए का स्कोप ये पूरा है, जैसे ही ये सारे स्टेटमेंट्स चल के खत्म हो जाएंगे और आप इस ब्लॉक के बाहर आओगे, ए की मेमोरी डिस्ट्रॉय हो जाएगी या मेमोरी वापस रैम को दे दी जाएगी, ऐसा बोल सकते हैं अपन। बी के लिए मेमोरी कब डिलीट होगी, तो बी को मेमोरी कब एलोकेट हो रही है, ये स्टेटमेंट चल गया, ये चलेगा, फिर ये चलेगा, फिर ये चलेगा, इस पे आने के बाद बी को मेमोरी मिलेगी। बी को मेमोरी मिली लाइन नंबर 10 पे। मेमोरी इससे रिवोक कब होगी, तो बी जैसे ही स्कोप से बाहर जाएगा। स्कोप से बाहर कब जाएगा, बनाया इस ब्लॉक में है तो इसका स्कोप कहां तक हुआ, सिर्फ यहां तक, इसके बाद इसका स्कोप नहीं है। तो जैसे ही आपका ये क्लोजिंग ब्रैकेट मिलेगा, क्लोजिंग ब्रैकेट को एग्जीक्यूट करते साथ इसकी मेमोरी रिक्लेम कर ली जाएगी, इसकी मेमोरी वापस रिटर्न कर दी जाएगी। किसको दे दी जाएगी वापस, इसकी मेमोरी वापस रिटर्न कर दी जाएगी रैम को। डाउट, समझने में दिक्कत, ठीक है। अब क्योंकि इसकी मेमोरी रिटर्न कर दी गई है रैम को, मतलब अब ये वेरिएबल एग्जिस्ट ही नहीं करता है, इस वेरिएबल एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब अब इसकी कोई जगह रैम के अंदर नहीं है और किसी जगह का नाम बी नहीं है। तो ऑब्वियस सी चीज है, जब मैं लाइन नंबर 17 पे आऊंगा और यहाँ पे बी प्रिंट करने की कोशिश करूंगा तो क्या होगा, भले ही मैंने यहाँ पे बी लिखा है ऐसे, ठीक है, मैं इस जगह पे बी लिखना स्किप कर दिया था, एक्सट्रीमली सॉरी, बट मान लो मैंने ऐसा लिखा, पर यहाँ पे क्या ये बी एक्सेसिबल रहेगा? अब बी नाम का कोई वेरिएबल अब है ही नहीं, वो डिस्ट्रॉय हो चुका है, उसके स्कोप से बाहर आते से वो डिस्ट्रॉय हो गया। सो यू वोंट बी एबल टू एक्सेस इट। एरर लाइन नंबर 17 पे। अंदर एक्सेसिबल है 11 पे, 12 पे, ठीक है। सर इसी स्टेटमेंट को उठा के मान लें हम यहाँ पे अंदर लिखें तो अब देखिए सर, इसका और इसका लेवल सेम दिख रहा है, दोनों का लेवल अब 1 हो गया,
वो भी किसी ब्लॉक के अंदर, ये भी किसी ब्लॉक के अंदर, ऐसे फर्क नहीं पड़ता है ना। ये दूसरा कमरा है, ये दूसरा कमरा है ना, इनको रूम समझ लो अलग अलग। दिस इज योर ड्राइंग रूम, दिस इज योर डाइनिंग रूम, और दिस इज योर बेडरूम, व्हाट्स एवर यू से, ठीक है। दीज टू आर डिफरेंट रूम्स, सो ऑब्वियसली इट विल थ्रो मी अगेन एन एरर ऑन द लाइन नंबर 17। यहाँ पे एरर आया फिर से, क्लियर। ठीक है, व्हेन द ब्लॉक एंड्स, इसलिए यहाँ लिखा है, ये स्टेटमेंट्स एक साथ हैं पूरे पढ़ने के। व्हेन द ब्लॉक एंड्स दैट मेमोरी इज डिस्कार्डेड, उसकी मेमोरी डिस्कार्ड कर दी जाती है, रैम को रिटर्न कर दी जाती है, रैम वो मेमोरी किसी और को दे सकता है। द वेरिएबल इज सेट टू बी लोकल टू दी ब्लॉक, और ऐसे वेरिएबल जो आपने किसी ब्लॉक के अंदर बनाए हैं उन वेरिएबल को लोकल वेरिएबल कहा जाएगा, एंड दे विल बी लोकल टू दैट ब्लॉक, ठीक है। स्कोप ऑफ आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर मतलब जो वेरिएबल को नाम देते हैं दैट इज नोन एज आइडेंटिफायर, मेथड को नाम देते हैं दैट इज ऑल्सो आइडेंटिफायर, क्लास को नाम दिया दैट इज ऑल्सो आइडेंटिफायर, जिस भी चीज का कोई नाम है दैट इज नोन एज एन आइडेंटिफायर। द स्कोप ऑफ एन आइडेंटिफायर इज द पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इन विच दैट आइडेंटिफायर इज वैलिड। एक आइडेंटिफायर का स्कोप क्या, मतलब शॉर्ट में किसी वेरिएबल का स्कोप क्या। आइडेंटिफायर अभी फिलहाल में अपन एग्जांपल लेते हैं, जैसे ए, ये एक आइडेंटिफायर है, इसका स्कोप क्या है, इसका स्कोप है जहां तक ये एक्सेसिबल होगा, जिस भी ब्लॉक में बनाया जहां पे डिक्लेयर किया उसके बाद से वो एक्सेसिबल है, ठीक है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट दैट थिंग। द स्कोप ऑफ अ वेरिएबल डिफाइंड इनसाइड अ ब्लॉक इज लिमिटेड टू दैट ब्लॉक। जिस वेरिएबल को जिस ब्लॉक में डिफाइन करा है, डिक्लेयर करा है, सिर्फ उसी जगह वो एक्सेसिबल है, एंड मोर स्पेसिफिकली टू द पार्ट ऑफ द ब्लॉक दैट कम्स आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ द वेरिएबल। वेरिएबल को डिक्लेयर करने के बाद से, जहां पे भी डिक्लेयर करा है उसके बाद से वो एक्सेसिबल होगा, उसके पहले वो एक्सेसिबल नहीं है। मतलब कि इस वेरिएबल का या इस आइडेंटिफायर का स्कोप कहां तक है, जहां डिक्लेयर करा उसके बाद से उसी ब्लॉक में जहां पे उसको बनाया है, उस ब्लॉक के एंड तक, मतलब इसलिए लिखा द स्कोप ऑफ द वेरिएबल डिफाइंड इनसाइड अ ब्लॉक इज लिमिटेड टू दैट ब्लॉक एंड मोर स्पेसिफिकली टू द पार्ट ऑफ द ब्लॉक that comes after the declaration of the variable. The block statement by itself really doesn't affect the flow of control in a program. The 5 remaining control structures do. ब्लॉक स्टेटमेंट जो है, हम ये जो ब्लॉक बना रहे हैं, ये डिसीजन मेकिंग के लिए नहीं है, या ये किसी तरह से हमारे प्रोग्राम के फ्लो को गाइड करेगा या जज करेगा, या उसके बेसिस पे प्रोग्राम का फ्लो नहीं होने वाला है। पर आगे हम जो स्टेटमेंट्स पढ़ने वाले हैं वो अपने प्रोग्राम के फ्लो को डिसाइड करेंगे, प्रोग्राम में कंट्रोल कैसे फ्लो होने वाला है वो चीज़ वो डिसाइड करेंगे। हमने ब्लॉक सिर्फ इसलिए पढ़ा क्योंकि वो नेसेसिटी है आगे की चीज़ें कंटिन्यू करने से पहले के लिए। ओके, सो ब्लॉक वाला टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है, एंड वी आर सपोज टू स्टार्ट विद कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स।